नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी संक्षिप्त अवलोकन सीरीज, जिसमें हम परीक्षा वाणी के पहले चैप्टर के सभी वन लाइनर्स को प्रश्नों के रूप में यहाँ पर कवर कर रहे हैं अतिरिक्त तथ्यों के साथ। इस सीरीज की आज हम छठी क्लास को यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस वर्ष देहरादून की यात्रा करी थी? तो देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं 1915 में और देहरादून की यात्रा करते हैं 1916 के अंदर। सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1916। उस समय वो केवल गढ़वाल के इलाके में आए थे। अगर पूछेगा कुमाऊं की यात्रा पहली बार कब करी, तो कुमाऊं में महात्मा गांधी 1929 में गए थे। नेक्स्ट है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड के इतिहास में जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन था आजादी से पहले, वो था आपका कुमाऊं परिषद। कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में होती है। इसका गठन 30 सितंबर 1916 को किया जाता है। नैनीताल के मझेड़ा में इसका गठन होता है। किस जनपद में होता है, आपने केवल जनपद का नाम याद करना है। इस परिषद के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसके संस्थापक अध्यक्ष एन.डी. छिपाल थे। एन.डी. छिपाल को ही कुछ जगहों पर एन.डी. छिमवाल लिखा गया है, तो दोनों एक ही व्यक्ति हैं। इसका जो पहला अधिवेशन हुआ, गठन आपको याद करना है 1916 नैनीताल। जो इसका पहला अधिवेशन हुआ वो आपके 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित किया गया। तो गठन अलग है, पहला अधिवेशन अलग है। ठीक है। पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जयदत्त जोशी के द्वारा करी गई। कुमाऊं परिषद के टोटल 6 अधिवेशन होते हैं, जिनको लेकर कई बार सवाल पूछा गया है। पहला अधिवेशन 1917 में अल्मोड़ा में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में। दूसरा अधिवेशन दिसंबर 1918 में हल्द्वानी में तारादत्त गैरोला की अध्यक्षता में। तीसरा अधिवेशन सितंबर 1919 में कोटद्वार में बद्रीदत्त जोशी की अध्यक्षता में। और आप देखेंगे सारे अधिवेशन आपके कुमाऊं में हुए हैं। एकमात्र अधिवेशन जो गढ़वाल में हुआ वो कौन था? तीसरा अधिवेशन जो कोटद्वार के अंदर आयोजित किया गया था। इसी कोटद्वार वाले अधिवेशन को लेकर के 2-3 बातें और पूछी जाती हैं। कौन सा कुमाऊं परिषद का अधिवेशन हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है? तीसरा वाला अधिवेशन। कौन सा कुमाऊं परिषद का अधिवेशन गुरु शिष्य परंपरा के लिए जाना जाता है? तीसरा अधिवेशन। ठीक है। किस कुमाऊं परिषद के अधिवेशन में जंगलात संबंधी और कूली बेगार संबंधी प्रस्ताव रखे गए? तो भी तीसरा अधिवेशन। जंगलात संबंधी प्रस्ताव प्रेम बल्लभ पांडे के द्वारा रखा गया और कूली बेगार से संबंधित मथुरा दत्त नैथानी ने रखा। तो तीसरा वाला काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। चौथा अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ। काशीपुर में इसका आयोजन किया गया। हरगोविंद पंत ने इसकी अध्यक्षता करी। इस अधिवेशन से पहले तक जितने इसके अध्यक्ष बने थे वो सारे नरम दल के नेता माने जाते थे। क्वेश्चन बन सकता है, किस अधिवेशन के बाद से जो नेतृत्व था कुमाऊं परिषद का वो गरम दल के हाथों में गया, युवाओं के हाथों में गया? तो वो चौथा अधिवेशन था जहां पर हरगोविंद पंत अध्यक्ष बने। पांचवां अधिवेशन 1923 में हुआ, टनकपुर में चंपावत के अंदर बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में। और छठा अधिवेशन और आखिरी अधिवेशन 1926 में रानीखेत के नजदीक अल्मोड़ा में हुआ, बैरिस्टर मुकुंदी लाल की अध्यक्षता में। और इसी अधिवेशन में 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस के अंदर कर दिया गया। तो ये कुमाऊं परिषद के अधिवेशन है, कई बार आते हैं। यहां पर मैंने कोशिश किया सबको एक जगह पर वर्ष, लोकेशन और अध्यक्ष और उनसे जुड़े जो फैक्ट हैं यहां पर कवर करने का। कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में कब किया गया? तो कब हुआ था? 1926 में। बैरिस्टर मुकुंदी लाल और अनसुईया प्रसाद बहुगुणा के प्रयासों से गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना कब करी गई? तो कुमाऊं कांग्रेस तो 1912 में बन गई थी। उत्तराखंड में कांग्रेस की स्थापना 1912 में हो गई थी, अल्मोड़ा कांग्रेस के रूप में, जिसे कुमाऊं कांग्रेस भी कहते हैं। गढ़वाल के अंदर कांग्रेस की स्थापना 1918 में होती है। 2 व्यक्तियों का योगदान था, बैरिस्टर मुकुंदी लाल और गढ़ केसरी कहे जाने वाले अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है। अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन जो 1919 में हुआ,
गढ़वाल के किन दो नेताओं ने भाग लिया था? सिंपल सा क्वेश्चन है। कांग्रेस जो गढ़वाल में बनी उसमें जिनका योगदान है वही अगले साल भाग लेंगे अमृतसर कांग्रेस में, अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और बैरिस्टर मुकुंदी लाल। बैरिस्टर मुकुंदी लाल के बारे में कई सारे प्रश्न हमने कई बार कवर किए हैं कि इनको इनकी वकील की पढ़ाई के लिए जो ब्रिटेन भेजा गया था वो किसके योगदान की वजह से भेजा गया था? तो उत्तराखंड के जो दानवीर गण कहे जाते हैं घनानंद खंडूरी के वजह से इनको भेजा गया था, उन्होंने इनकी आर्थिक सहायता करी थी। बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा एक समाचार पत्र भी निकाला गया, इनका समाचार पत्र का नाम था तरुण कुमाऊं। बैरिस्टर मुकुंदी लाल के द्वारा ही मौला राम के चित्रों को दुनिया के समक्ष रखा गया, उनको प्रसिद्ध किया गया। ये सारे क्वेश्चन हमने इनको लेकर देखे हैं। अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा की बात करें, इन्हीं की अध्यक्षता में 1921 में श्रीनगर में गढ़वाल युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्वेश्चन आएगा, गढ़वाल में श्रीनगर में हुए गढ़वाल युवा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने करी थी? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। 1921 में हुआ था। इन्हीं के नेतृत्व में या इन्हीं के योगदान से 1939 में मंदिर प्रबंधन कानून पारित किया गया था, उसमें भी किसका योगदान था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा का। ठीक है, नेक्स्ट है, जनवरी 1921 में किस नदी के तट पर कूली बेगार प्रथा का अंत किया गया था? तो कूली बेगार प्रथा का जो अंत हुआ 13-14 जनवरी 1921 में किया गया, जब बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में कई सारे लोगों ने शपथ ली और कूली बेगार को न देने की यहां पर कसम खाई। और इसी के साथ कूली बेगार से संबंधित जो रजिस्टर थे जिसमें सारे रिकॉर्ड रखे जाते थे उन सबको सरयू नदी में बहा दिया गया। तो ये सब किस नदी के तट पर हुआ? सरयू नदी के तट पर। ग्रामीणों के द्वारा या जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा यहां पर शपथ ली गई थी कि अब हम कूली बेगारी नहीं देंगे। कूली बेगारी में होता क्या था? 3 तरह के कूली बेगार इसमें प्रचलित थे। एक आपका कूली उतार, जिसमें निशुल्क कूलियों की व्यवस्था करनी होती थी, यानी अगर कोई अधिकारी किसी गांव में आता है, किसी जगह पर जाता है तो आपको फ्री में उनके लिए कूली का काम करना होगा, उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होगा। दूसरा है कूली बेगार, जिसमें आपको निशुल्क कार्य करना होगा, यानी फ्री नौकर की व्यवस्था आपको करनी होगी इस व्यवस्था के तहत। और तीसरी होती थी कूली बर्दायश, जिसके तहत आपको उन्हें निशुल्क राशन देना होता था। तो इन सबको ना करने की जो शपथ ली गई वो 1921 में ली गई। इसी को कहा जाता है कूली बेगारी का अंत या कूली बेगारी आंदोलन की शुरुआत। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा आधिकारिक तौर पर कूली बेगार को 1923 में खत्म किया गया था। तो इस वर्ष को भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसको लेकर के। कूली एजेंसी की स्थापना कब हुई? हमने कूली बेगार प्रथा देख ली, क्या थी? कूली एजेंसी इसके समाधान के लिए हुई थी। तो कूली एजेंसी का गठन 1908 में श्रीनगर में किया गया। आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, कूली एजेंसी को समाप्त कब किया गया? इसे 1923 में खत्म कर दिया गया, क्योंकि अभी हमने देखा कूली बेगार प्रथा को आधिकारिक तौर पर अंग्रेजों ने कब खत्म किया था? 1923 में। तो जैसे ही प्रथा खत्म हो गई तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसके सचिव को लेकर सवाल आते हैं। पहला सचिव जोत सिंह नेगी थे, जो इसके संस्थापक भी थे। दूसरे सचिव तारादत्त गैरोला थे और तीसरे और अंतिम सचिव जो थे शालीग्राम सिंह थे। इन तीनों के नाम आपने याद करने हैं। कूली बेगार का अंत कहां पर हुआ? 13-14 जनवरी 1921 सरयू तट पर बागेश्वर में। नेतृत्व किसने किया? बद्रीदत्त पांडे ने। असहयोग आंदोलन की पहली ईंट और रक्तहीन क्रांति किसको कहा जाता है? कूली आंदोलन को कहा जाता है। कूली आंदोलन को असहयोग आंदोलन की पहली ईंट कहा गया है। और ये किसने कहा है? ये कहा था स्वामी सत्यदेव ने। और कूली आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। और ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, एक पुस्तक है इस आंदोलन के ऊपर, इस प्रथा के ऊपर, उत्तराखंड में कूली बेगार प्रथा। यह किताब शेखर पाठक की है। 1923 में आधिकारिक तौर पर इसे बंद कर दिया गया था, इस प्रथा को बंद कर दिया गया था। 1929 में गांधी जी ने कुमाऊं की यात्रा कब से कब तक करी? महात्मा गांधी की ये पहली कुमाऊं यात्रा थी। 1929 में वो कुमाऊं में आते हैं। इनकी तिथि भी पूछ लेती है। 13 जून से लेकर 4 जुलाई तक वो कुमाऊं की यात्रा पर रहते हैं। ठीक है, जो नई परीक्षा वाणी है उसमें आपको 13 जून से लेकर 4 जुलाई का डेटा दिया गया है, जबकि इससे पहले आपको हर बार 14 जून से लेकर 2 जुलाई तक का ही डेटा देखने को मिलता था। तो 2 तिथियां अब आपके पास हो गई हैं। आपने फिलहाल पहला रेफरेंस 14 जून वाले को ही देना है।
लेकिन माइंड में आपको इस वाली डेट को भी रखना है, दोनों आसपास की डेट हैं। पहले आप 14 जून से 2 जुलाई को ही याद करें। किस स्थान पर गांधी जी ने अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका लिखी थी? तो महात्मा गांधी जब कुमाऊं की यात्रा पर आए, 12 दिनों तक वो कौसानी में रहे। कौसानी में रहकर उन्होंने अनाशक्ति योग नाम से गीता की भूमिका को यहां पर लिखा। तो कहां पर लिखा? कौसानी के अंदर लिखा। जिस स्थान पर लिखा, जिस जगह पर वो रहे, उसे अनाशक्ति आश्रम कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रवास के दौरान जब वो यहां पर रुके 12 दिनों के लिए, उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा। ठीक है। नमक सत्याग्रह में गांधी जी के साथ शामिल होने वाले उत्तराखंड के 3 व्यक्ति कौन थे? तो महात्मा गांधी ने जब दांडी मार्च की शुरुआत करी, कहां से दांडी मार्च की शुरुआत होती है? साबरमती आश्रम से। और कहां तक होती है? दांडी तक होती है। ठीक है। इस यात्रा में महात्मा गांधी के साथ टोटल उनके शुरुआत में 78 अनुयायी थे। उनमें से 3 उत्तराखंड के थे, एक थे ज्योतिराम कांडपाल, एक थे भैरवदत्त जोशी और एक थे खड़क बहादुर। तो तीनों नाम आपको याद करने, आपको 3 नाम दे दिए जाते हैं और कहता है इनमें से कौन थे कौन नहीं थे। ठीक है। पेशावर कांड की घटना कब घटित हुई थी? तो पेशावर कांड कब हुआ? पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930 को हुआ। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार आया है, लेकिन इससे जुड़े जो फैक्ट हैं, इसकी जो डेट है एग्जाम में, ये भी कई बार पूछी गई है। पेशावर कांड के जो नायक थे वो चंद्र सिंह गढ़वाली थे। पेशावर कांड के नायक चंद्र सिंह गढ़वाली का संबंध किस गढ़वाल राइफल्स से था? तो इनका संबंध 2/18 गढ़वाल राइफल्स से था। अंग्रेज अधिकारी कौन था? अंग्रेज अधिकारी था कैप्टन रिकेट। यह घटना किस स्थान पर हुई? पेशावर के किस्सा खानी बाजार में। आंदोलनकर्ता कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। दरअसल इनके नेतृत्व में पेशावर के किस्सा खानी बाजार में कई सारे अफगान आंदोलन कर रहे थे। उन आंदोलनकारियों के ऊपर कैप्टन रिकेट के द्वारा गोली चलाने का आदेश दिया जाता है, जो वहां पर मौजूद थी 2/18 गढ़वाल राइफल, जिसका लीडर उस समय कौन थे? चंद्र सिंह गढ़वाली। रिकेट के द्वारा इनको आदेश दिया जाता है और यह आदेश का पालन करने से मना कर देते हैं। इसी घटना को कहा जाता है पेशावर कांड। ठीक है। इसके बाद इनको, इनके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, सब पर मुकदमा चलाया जाता है और 11 साल की लगभग इनको जेल हो जाती है। नेक्स्ट है, चंद्र सिंह गढ़वाली को कितने समय तक जेल काटनी पड़ी थी? तो 1930 में इनको गिरफ्तार किया गया और 1941 में ये जेल से रिहा हुए। टोटल 11 साल 3 महीने 18 दिन की इनको जेल की सजा काटनी पड़ी थी। इनके वकील कौन थे? इनके वकील का नाम भी पूछा जाता है, बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने ही इनका और इनके साथियों की पैरवी करी थी। चंद्र सिंह गढ़वाली को लेकर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इनका जन्म 24 दिसंबर 1891 को हुआ था। पौड़ी में इनका जन्म होता है। पेशावर कांड की तिथि हमने ऊपर अभी देखी थी, 23 अप्रैल 1930। जेल में कितना रहे? 11 साल 3 महीने 18 दिन। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को गढ़वाली की उपाधि किसके द्वारा दी गई? तो चंद्र सिंह गढ़वाली को, गढ़वाली इनका मूल नाम जो था वो चंद्र सिंह भंडारी था। इनको गढ़वाली की उपाधि किसने दी? इनको गढ़वाली की उपाधि महात्मा गांधी के द्वारा दी गई। महात्मा गांधी का एक फेमस स्टेटमेंट है, मुझे एक चंद्र सिंह और मिलता तो भारत कभी का स्वतंत्र हो गया होता। किसने कहा है? महात्मा गांधी ने। किसके बारे में कहा है? चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में। ठीक है। गढ़वाली के मुख्य प्रेरणा स्रोत कौन थे? तो गढ़वाली के जो मुख्य प्रेरणा स्रोत थे वो भजन सिंह थे। गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा किसने करी? जब पेशावर कांड घटित हुआ, कई सारे नेता इनसे प्रभावित हुए और गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा कर देते हैं। उन्हीं में से एक नेता मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन आता है, पेशावर कांड से प्रभावित होकर किस नेता ने पूरे देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा करी? तो वो थे मोतीलाल नेहरू। ठीक है। 1930 के गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड में राज्य से शामिल युवा कौन थे? तो देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपका यह हो गया कि गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ? यह आपके 1930 में घटित हुआ। इसमें जो प्रमुख थे वो चंद्रशेखर आजाद थे। राज्य से इसमें उनके मित्र भवानी सिंह शामिल थे। सही आंसर हो जाएगा भवानी सिंह। जो गड़ौदिया स्टोर डकैती कांड था वर्ष 1930 में हुआ। डेट सहित की बात करें तो 6 जुलाई 1930 को यह घटित हुआ था। चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने करी? चनौदा अल्मोड़ा के सोमेश्वर में पड़ता है और यहां पर
गांधी आश्रम बनाया गया था। इसको बनाने का जो उद्देश्य था वो था खादी का प्रचार प्रसार करना, खादी के विकास के लिए काम करना। इसके लिए गांधी आश्रम बनाया गया और इसे बनाया था शांतिलाल त्रिवेदी ने, और इस आश्रम को अंग्रेजों ने बंद करवा दिया था 2 सितंबर 1942 को। ठीक है, नेक्स्ट है कुमाऊं का बारदोली किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का बारदोली ये कहा जाता है सल्ट को, जो आपके अल्मोड़ा में पड़ता है। और अगर पूछेगा गढ़वाल का बारदोली किसको कहा जाता है, गढ़वाल का बारदोली गुजड़ू को कहा जाता है, जो आपके पौड़ी में पड़ता है। ठीक है, इसे कुमाऊं का बारदोली किसने कहा था? कुमाऊं का बारदोली इसे महात्मा गांधी ने कहा था। खुमाड़ में प्रत्येक वर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए खुमाड़ क्षेत्र सल्ट यहीं पर पड़ता है और 5 सितंबर 1942 को अंग्रेजों के द्वारा यहां पर गोलीबारी करी गई, जिसमें 2 सगे भाई खीमादेव और गंगाराम शहीद हो गए थे, और कुछ दिनों के बाद चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी शहीद हो गए। ये 4 लोग यहां पर शहीद हुए थे और 5 सितंबर को ये गोलियां चली थी। इसीलिए आज भी खुमाड़ क्षेत्र में सल्ट में 5 सितंबर को शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राज्य में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? तो राज्य में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे जगमोहन सिंह नेगी। अगर पूछा जाएगा पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही महिला कौन है, तब आप याद करेंगे भागीरथी देवी। ठीक है, कुमाऊं में व्यक्तिगत आंदोलन या जो व्यक्तिगत सत्याग्रह चला था, इसका जो नेतृत्व माना जाता है वो प्रताप सिंह को माना गया है। लेकिन नई परीक्षा वाणी में एक और नाम आपको याद करना है। प्रश्न दिया गया है कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश, उसकी शुरुआत किसने करी? तब आपने दुर्गा दत्त जोशी का नाम याद करना है। ठीक है, इनका नाम भी दिया गया है। नेतृत्व पूछ लेगा तो प्रताप सिंह पर कर देंगे, और शुरुआत किसने करी है? दुर्गा दत्त जोशी ने कुमाऊं के अंदर। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए राज्य में पहली बैठक कब और कहां हुई? तो पहली बैठक 1940 में डाडा मंडी में आयोजित करी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के दौरान किसके नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया था? तो नमक सत्याग्रह के दौरान विष्णु देवी शाह के नेतृत्व में अल्मोड़ा नगर पालिका भवन पर तिरंगा फहराया गया। इसमें कौन कौन महिलाएं इनके साथ थी? क्वेश्चन बना है कि नगरपालिका भवन में जब तिरंगा फहराया गया तो कौन महिला शामिल थी? तो विष्णु देवी शाह तो नेतृत्व कर रही थी, उनके अलावा कुंती वर्मा थी, जीवंती देवी, मंगला देवी, रेवती देवी। इन चारों के नाम आपको याद करने हैं। ठीक है, बाद में इनमें अधिकांश महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया और किस जेल में इनको बंद किया गया? इन्हें फतेहगढ़ जेल में बंद कर दिया गया। जो कुंती वर्मा थी उनको अंग्रेज पकड़ नहीं पाए और उनके लिए एक आदेश जारी कर दिया कि उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़ लिया जाए। ठीक है, क्वेश्चन बनता है 1932 में राज्य की किस महिला आंदोलनकारी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश जारी किया गया था? वो थी कुंती वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट है कौसानी में लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किसने करी थी? तो कौसानी के अंदर लक्ष्मी आश्रम की स्थापना सरला बहन के द्वारा करी गई। सरला बहन महात्मा गांधी की शिष्य थी। इनका मूल नाम कैथरीन हाइलमन था और इन्हीं को जाना जाता है सरला बहन के नाम से, जिन्होंने 1941 में लक्ष्मी आश्रम स्थापित किया बागेश्वर के कौसानी के अंदर। ठीक है, किसने उत्तराखंड की महिलाओं को यह संदेश दिया कि रो मत आगे बढ़ो? तो रो मत आगे बढ़ो या रो नहीं आगे बढ़ो का नारा किसने दिया था? यह नारा तुलसी देवी ने दिया था। और तुलसी देवी भी आपके किससे जुड़ी हुई थी? इसी लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई थी। सरला बहन से काफी ज्यादा प्रभावित थी। क्वेश्चन आता है सरला बहन से प्रभावित या लक्ष्मी आश्रम से प्रभावित किस महिला ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया और नारा दिया रो मत आगे बढ़ो? तो नाम याद करेंगे तुलसी देवी। ठीक है, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी 2 बहनें कौन थी जिन्होंने सर्वोदय का व्यापक प्रचार प्रसार किया? तो 2 और बहनें जिन्होंने लक्ष्मी आश्रम से जो जुड़ी रहीं और सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया, कमला और बसंती देवी। ठीक है, महिलाओं में जागृति के लिए ऋषिकेश में पशुलोक की स्थापना किसने करी? तो गांधी जी की एक और विदेशी शिष्य जिसका नाम था मैडलिन स्लेड, और उन्हीं को जाना जाता है मीरा बहन के नाम से, और मीरा बहन ने ऋषिकेश के अंदर पशुलोक की स्थापना करी थी। ठीक है, नेक्स्ट है किसके संपादकत्व में अल्मोड़ा अखबार शुरू किया गया था? तो अल्मोड़ा अखबार जैसे हमने कल भी देखा था डिबेटिंग क्लब जो 1870 में बनता है उसके द्वारा निकाला गया था 1871 में, और इसके जो संपादक थे पहले वो बुद्धि बल्लभ
पंत थे। अंतिम संपादक कौन थे? बद्रीदत्त पांडे। ठीक है। वर्ष 1918 में अल्मोड़ा अखबार के बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने कौन सा साप्ताहिक निकालना शुरू किया? 1918 में अंग्रेजों ने अल्मोड़ा अखबार को बंद करवा दिया और इसके बंद होने के बाद बद्रीदत्त पांडे ने एक नया साप्ताहिक निकाला शक्ति के नाम से। इसको आपने याद करना है। ठीक है। शक्ति समाचार पत्र किस पत्र के स्थान पर आया था? अल्मोड़ा अखबार। कब बंद हुआ अल्मोड़ा अखबार? 1918। कब आया था? 1871। पहले संपादक बुद्धि बल्लभ पंत, अंतिम संपादक बद्रीदत्त पांडे। बद्रीदत्त पांडे अल्मोड़ा अखबार के संपादक 1913 में बने थे। देहरादून से गढ़वाल यूनियन द्वारा 1905 से गिरिजादत्त नैथानी के संपादकत्व में कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो देखिए, गढ़वाल यूनियन पहला संगठन आपको यहां पर यह मिलता है। इस गढ़वाल यूनियन की स्थापना 1901 में होती है और तारादत्त गेरोला के द्वारा इसे स्थापित किया जाता है। इसी गढ़वाल यूनियन के द्वारा फिर 1905 में एक समाचार पत्र निकाला जाता है देहरादून से, जिसे कहा गया गढ़वाली। तो गढ़वाली समाचार पत्र किसने निकाला? गढ़वाल यूनियन के द्वारा। संपादक कौन कर रहे थे? गिरिजादत्त नैथानी। ठीक है। यह जो समाचार पत्र था गढ़वाली, इसका जो पहला अंक निकला था 1905 में, उसमें एक काफी प्रसिद्ध कविता छपी थी जिसका नाम था उठो गढ़वालियों, और इस कविता के जो रचनाकार थे उनका नाम था सत्यशरण रतूड़ी। तो क्वेश्चन आता है, उठो गढ़वालियों कविता किसकी है? सत्यशरण रतूड़ी। किस अखबार के पहले अंक में छपी थी? गढ़वाली के। और कब छपी? 1905 में। ठीक है। जो गढ़वाली समाचार पत्र था ये वाला, इसके पहले संपादक गिरिजादत्त नैथानी हैं, दूसरे संपादक तारादत्त गेरोला थे और तीसरे संपादक थे और सबसे लंबे समय तक जो इसके संपादक रहे विशंबर दत्त चंदोला, जिन्हें गढ़वाल में पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। ठीक है। इसी गढ़वाली समाचार पत्र से मिलता एक और नाम है गढ़वाल समाचार। देखिए, गढ़वाल समाचार दूसरा पत्र है और गढ़वाली दूसरा पत्र है। गढ़वाली 1905 में आया, गढ़वाल समाचार आपका 1902 में आया। गढ़वाल जो समाचार है यह राज्य का पहला पत्र था। इसको भी आपने याद करना है, जो गढ़वाल से आता था। इसको आपने ध्यान रखना है कि गढ़वाल से प्रकाशित पहला हिंदी समाचार पत्र कौन था? गढ़वाल समाचार 1902 में आया था। ठीक है। 1904 में इसे बंद कर दिया गया और बाद में 1913 में दुगड्डा से इसे दोबारा निकाला गया था। ठीक है। नेक्स्ट है भक्त दर्शन और भैरव दत्त के द्वारा 1939 में लैंसडाउन से कौन सा पत्र शुरू किया गया? तो भक्त दर्शन और भैरव दत्त धुलिया के द्वारा एक समाचार पत्र निकाला गया जिसे कहा गया कर्म भूमि, और यह कहां से आता था? 1939 से आता था, लैंसडाउन से आता था। ठीक है। देहरादून में 1947 से प्रकाशन शुरू हुआ। 1947 में एक नया पत्र शुरू हुआ देहरादून से, जिसे शुरू किया गोपेश्वर कोठियाल, भगवती प्रसाद पांथरी ने। इन दो व्यक्तियों ने किया। इसका नाम था युगवाणी। ये वाला पत्र भी कई बार आया है। युगवाणी समाचार पत्र कब कहां से आता था, किसने निकाला, तीनों हमने देखा। कुली बेगार का अंत कब हुआ? तो अभी हमने ऊपर देख लिया था, 13-14 जनवरी 1921। टिहरी राज्य आंदोलन की मांग क्या थी? तो टिहरी राज्य आंदोलन जो चल रहा था, वे प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग कर रहे थे। वो कह रहे थे कि राजा का पद हो, लेकिन जो शासन चले वो प्रजातंत्र के रूप में चले। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान प्रजामंडल की स्थापना कब करी गई? पूरा नाम था टिहरी राज्य प्रजामंडल और इसकी स्थापना होती है 1939 में। नाम में टिहरी है, टिहरी के लिए बना था, लेकिन बना किस जगह पर? देहरादून में बना। तो इसको आपने याद करना है। टिहरी राज्य प्रजामंडल किस स्थान पर बना? तो 23 जनवरी 1939 को देहरादून में बना था। और किसके नेतृत्व में बना? कई सारे नेता थे, लेकिन जो प्रमुख थे वो थे श्रीदेव सुमन। ठीक है। श्रीदेव सुमन का जन्म 1916 में टिहरी के जौल गांव में उनका जन्म होता है। उनका मूल नाम क्या था? श्री दत्त बड़ोनी उनका मूल नाम था और उनकी पत्नी का नाम भी पूछा गया है। विनय लक्ष्मी उनकी पत्नी का नाम था। 1957 और 1962 दो बार वो देवप्रयाग से विधायक भी रही। इनका भी आपने याद करना है। ठीक है। श्रीदेव सुमन के द्वारा एक और संगठन बनाया गया था, गणदेश सेवा संघ, और ये बना था 1938 में। दिल्ली के अंदर इसे बनाया गया था और बाद में उसी संगठन का नाम हुआ हिमालय सेवा संघ। ठीक है। टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान 1944 में भूख हड़ताल से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? 84 दिन की भूख हड़ताल करते हैं श्रीदेव सुमन और 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद वे शहीद हो जाते हैं।
जो उनका ये ऐतिहासिक अनशन था 84 दिनों का, इसकी शुरुआत पूछी जाती है 3 जून 1944 को इसकी शुरुआत होती है और ये शहीद होते हैं 25 जुलाई 1944 को। ठीक है, 25 जुलाई को इसीलिए सुमन स्मृति दिवस मनाया जाता है। पहली बार ये दिवस कब मनाया गया था? शहीद 44 में हो गए थे, लेकिन पहली बार सुमन स्मृति दिवस 1946 में मनाया गया था। ठीक है, श्रीदेव सुमन के इस अनशन को ऐतिहासिक अनशन किसने कहा है? शेखर पाठक ने कहा था। ठीक है, इनका एक फेमस स्टेटमेंट भी है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। ये स्टेटमेंट किसका है? श्रीदेव सुमन का है। ठीक है, जब इनकी मृत्यु हुई, ये शहीद हुए, तो उसकी जांच करने के लिए जांच कमेटियों का गठन किया गया। 2 जांच कमेटी बनी थी, एक बनी बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में और एक बनी थी जो टिहरी रियासत ने गठित करी थी सुरेंद्र दत्त नौटियाल के नेतृत्व में। जो बद्रीदत्त पांडे की कमेटी थी जिसमें वो नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने टिहरी रियासत को इनकी मृत्यु का कारण माना और जो रियासत ने बनाई थी कमेटी सुरेंद्र दत्त नौटियाल के नेतृत्व में, उसने निमोनिया को कारण यहां पर दिया। इतना डिटेल में नहीं जाएगा, लेकिन केवल जांच कमेटियों के जो नेतृत्व करता थे उनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है, टिहरी राज्य आंदोलन के दौरान सकलाना विद्रोह और कीर्तिनगर विद्रोह व आंदोलन कब हुआ था? तो सकलाना विद्रोह ये हुआ था 1947 में, कीर्तिनगर विद्रोह ये हुआ था 1948 में। टिहरी का भारत में विलय कब हुआ? तो टिहरी रियासत का भारत में विलय 1 अगस्त 1949 को किया गया और जब इसका विलय भारत में हुआ तो इसे यूपी का 50वां जिला बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? तो डोला पालकी आंदोलन शिल्पकारों से यानी दलितों से संबंधित था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? जयानंद भारती थे। 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 1911 में दलितों के लिए शिल्पकार शब्द हरिप्रसाद टमटा के द्वारा इस्तेमाल किया गया। ठीक है, दलितों को शिल्पकार नाम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका इनकी रही थी। दलित उत्थान को समर्पित क्षमता पत्र कब शुरू हुआ था? राज्य का पहला दलित समाचार पत्र इसे माना जाता है जो दलितों से संबंधित था, उनके उत्थान के लिए संबंधित था। इसका नाम था समता। इसे 1934 में अल्मोड़ा से शुरू किया गया था। ठीक है, किसने इसकी शुरुआत करी थी? तो देखिए, इसके जो मुख्य थे, जो सबसे प्रमुख थे, वो थे हरिप्रसाद टमटा। उन्हीं के नेतृत्व में इसकी शुरुआत हुई। लेकिन जो इसके पहले संपादक थे वो ललिता प्रसाद टमटा थे और उनके बाद इसके जो संपादक बनी वो लक्ष्मी देवी टमटा बनी। इनको आपने याद करना है, राज्य की पहली महिला संपादिका। कनकटा बैल आंदोलन किसके खिलाफ था? तो कनकटा बैल आंदोलन आपके अल्मोड़ा में चला और यह भ्रष्टाचार के खिलाफ था। कोटा खर्रा आंदोलन का उद्देश्य क्या था? एक और प्रमुख आंदोलन कोटा खर्रा आंदोलन, यह भूमिहीनों को भूमि वितरण करने से संबंधित था। यानी भूमिहीन, जिसके पास भूमि नहीं है, उन्हें भूमि प्रदान करी जाए, उसके लिए आंदोलन चला था कोटा खर्रा आंदोलन। ठीक है, तराई क्षेत्र में जो भूमिहीन किसान थे उनको जमीन उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ये चला था और इसी को लेकर फिर 1972 में कानून आता है। उत्तराखंड में भूमि संबंधी सीलिंग कानून कब आया था? 1972 में, वो भी इसी के लिए आया था। ठीक है, नेक्स्ट है, शराब विरोधी आंदोलन का नारा क्या था? तो देखिए, शराब विरोधी आंदोलन, राज्य में लगातार शराब विरोधी आंदोलन चलते रहते थे। 1984 में जो उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी थी उसने एक नारा दिया जो था आपका नशा नहीं रोजगार दो। तो यह नारा 1984 में उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, शराब विरोधी आंदोलन के तहत उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम कब उठाई गई थी? तो उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग को सबसे पहले 1938 में उठाया गया था। पृथक राज्य आंदोलन को लेकर के कि कैसे इसकी मांग शुरू हुई और कैसे नया राज्य बना, क्या क्या वर्ष हुए, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, पहले से ही एक वीडियो इसका बना हुआ है, प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हैं, या फिर आप पृथक राज्य और जीके ट्रैकर सर्च करेंगे तो भी आपको वीडियो मिल जाएगा। पृथक राज्य की मांग को लेकर दिल्ली में श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में गणदेश सेवा संघ का गठन कब किया गया था? तो गणदेश सेवा संघ, इसका गठन 1938 में हुआ और लोकेशन याद करनी है, दिल्ली में हुआ और इसी संगठन का नाम बाद में क्या हो गया? हिमालय सेवा संघ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, हिमाचल और उत्तरांचल का मिलाकर एक वृहद हिमालय राज्य बनाने के उद्देश्य से पर्वतीय जन विकास समिति का गठन कब किया गया?
तो हिमाचल प्रदेश और उत्तरांचल दोनों को मिलाकर एक बड़ा सा हिमालयी राज्य बना दिया जाए, इसको लेकर एक समिति बनी थी, पर्वतीय जन विकास समिति 1950 में। 1967 में रामनगर में एक पृथक राज्य हेतु पर्वतीय राज्य परिषद का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो 1967 में रामनगर में एक और परिषद बनी जिसका नाम था पर्वतीय राज्य परिषद, और इस पर्वतीय राज्य परिषद के जो अध्यक्ष बने थे वो दया कृष्ण पांडे बने थे। इनका नाम पेपर में पूछा गया है। जो उपाध्यक्ष थे वो गोविंद सिंह मेहरा थे, जो महासचिव थे वो नारायण दत्त सुंदरयाल थे। ठीक है। किस वर्ष पर्वतीय राज्य परिषद का पुनर्गठन कर पृथक पर्वतीय राज्य परिषद गठित किया गया? यह हुआ 1973 में। 67 में तो यह गठित हो गई, 73 में इसे दोबारा से पुनर्गठित किया गया। इसका नाम हो गया पृथक पर्वतीय राज्य परिषद, और 1973 में बना, और इसमें दो प्रमुख व्यक्तियों को शामिल किया गया, प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट। ठीक है। 1970 में कम्युनिस्टों द्वारा पृथक राज्य हेतु किसका गठन किया गया था? तो कम्युनिस्ट नेता जो थे, प्रसिद्ध कम्युनिस्ट नेता कामरेड पीसी जोशी, उनके द्वारा कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा का गठन किया गया 1970 में। यह भी पेपर में पूछा गया है। उत्तराखंड युवा परिषद का गठन कब किया गया था? तो उत्तराखंड युवा परिषद ये बनी 1976 में, और इस युवा परिषद के द्वारा संसद का घेराव किस वर्ष किया गया? 2 साल के बाद 1978 में। ठीक है। नेक्स्ट है, 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक राज्य गठित करने के उद्देश्य से देवीदत्त पंत की अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था? तो उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी की स्थापना कब होती है? यूकेडी की स्थापना 1979 में हुई थी। देखिए 1979 में 24-25 जुलाई को मसूरी के अंदर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन का नाम था पर्वतीय जन विकास सम्मेलन, और इसी सम्मेलन में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया गया, जिसके पहले अध्यक्ष देवीदत्त पंत, जिन्हें हम शॉर्ट में डीडी पंत पढ़ते हैं, इन्हों को बनाया गया था इसका पहला अध्यक्ष। लोकेशन भी याद करनी है, मसूरी में ये बना था। ठीक है। इनका उद्देश्य क्या था उस समय? 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाना। ठीक है। उत्तराखंड क्रांति दल के किस सदस्य ने अप्रैल 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? तो संसद में पत्र बम किसके द्वारा फेंका गया? त्रिवेंद्र सिंह पवार के द्वारा। और किस वर्ष फेंका गया? 1987। 1987 का वर्ष काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली घटना तो ये कि इन्होंने संसद में पत्र बम फेंका। दूसरा इंपॉर्टेंट घटना यह है कि 1979 में यूकेडी का गठन हुआ। यूकेडी का जो पहला विभाजन हुआ वो 1987 में हुआ, और इसी वर्ष उत्तराखंड क्रांति दल के जो अध्यक्ष बने वो बने काशी सिंह एरी। तो ये भी आपको याद करना है, विभाजन कब हुआ और विभाजन के बाद अध्यक्ष कौन बने। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट घटना इसी वर्ष में हुई 1987 में, हरिद्वार को पहली बार प्रस्तावित नए राज्य में शामिल करने की मांग करी गई। इससे पहले हरिद्वार को उत्तराखंड में शामिल करने की मांग नहीं करी गई थी। अब हरिद्वार को भी जोड़ दिया गया कि जो नया राज्य बनेगा उसमें हरिद्वार भी होना चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद करनी है 1987 की घटना। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तराखंड संक्षिप्त अवलोकन के 50 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहां पर कवर किया। 6 वीडियो में 300 प्रश्नों को हम सीरियल वाइज, प्रश्न वाइज ऐसे कवर कर चुके हैं, अतिरिक्त तथ्यों के साथ। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।